बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू की तरफ से अपने उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल, और इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं हाजिर हुआ हूँ जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। सर पिछली एक गुफ्तगू में हमने वारिस अलवी की बात की थी और उनका जो एक कौल है उसके बारे में कुछ आपसे बात की थी और आपने बहुत अच्छी उसकी वजाहत फरमाई। तो उसी किताब में उन्होंने एक और बात भी की है, उस पर भी ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए कि उन्होंने ये कहा है कि हर वाक़या यानी तख्लीक़कार के लिए हर वाक़या अहम नहीं होता, बल्कि सिर्फ वो वाक़या उसके लिए अहम है जो फ़न बनने की सलाहियत रखता है या उससे वो किसी अबदी या आफाकी सच्चाई को बरामद कर सके। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चुनीदा वाक़यात जो हैं सिर्फ उन तक रहेगा। हम ये देखते हैं कि यानी हमारा रवैया ये होता है या हम चाहते ये हैं कि जो भी तख्लीक़कार या आम माहौल में वाक़या दरपेश हुआ है, तख्लीक़कार को कुछ ना कुछ ज़रूर उस पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ये मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बहुत से वाक़यात हो जाते हैं जो ट्रेजिक होते हैं, या बहुत से ऐसे मामलात या कुछ सवाल उठाए जाते हैं फ़िक्री सतह पर, और हर तख्लीक़कार उसका जवाब नहीं देता। तो जिसको उसका जो उसका जवाब नहीं देता उसको समझा जाता है कि ये लाताल्लुक़ है अपने मामले से या अपने मुआशरे से, तो इसको लाजिम है कि इस पर कमेंट करना चाहिए था। तो इस तनाजुर में मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि क्या ये लाजिम है कि हर आने वाले वाक़े पर हर लिखने वाला लाजिमन कोई रद्द-ए-अमल दे? कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक मैं मुत्तफ़िक़ हूँ वारिस अलवी साहब से कि लिखने वाले पर ये ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो हर वाक़े को डॉक्यूमेंट करते हुए अदब का हिस्सा बनाए या अदब का डॉक्यूमेंट बनाए। बुनियादी तौर पर तो ये सहाफ़त की कदर है ना, वो तो रोज़ाना की खबर है, जो खबर है वो सहाफ़त की जिम्मेदारी है कि लेकिन हर वाक़या जो है, ये बात उनकी गलत है कि हर वाक़या अदब का हिस्सा नहीं बनता। मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वाक़या जो है वो अदब का मौजू बन सकता है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है उसका मतलब ये है, हमें उनकी बात को यानी नहीं करना चाहिए ना। मेरा ख्याल ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि ये तख्लीक़कार ख़ुद देखता है कि मैं इस वाक़े को किसी बड़ी सच्चाई में ढाल सकता हूँ या नहीं। ये तो दुरुस्त बात है कि वो अगर नहीं डाल सकता, ये चॉइस जो है ये उसकी अपनी है। लेकिन हर वाक़या जो है, जो छोटा है या बड़ा है जी, वो बड़े अदब में ढल सकता है जी। उसके वाक़े का छोटा या बड़ा होना कोई मैटर नहीं करता। ये फ़नकार का ट्रीटमेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 400 आदमी मर जाएं और वो सी ना करे, लेकिन उसके सामने कोई चूंटी कुचली जाए, कोई मक्खी मारी जाए, तो वो चीख पड़े। देखें, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तनकीद में मक्खी पर मक्खी मार रहे हैं। जी जी। अब अगर इन वाक़यात को हम देखना शुरू कर दें, अभी आप कुछ थोड़ी देर पहले मजीद अमजद की एक नज़्म तलुए फ़र्ज़ का हवाला दे रहे। वह कंधी भिकारन और खड़ाई के चौराहे के खंबे को पकड़ ले, सदा से राहगीरों को जकड़ ले। वो बारे रहने करवट फैला फैला मैला मैला दामन, फैला फैला मैला मैला दामन, वो कासा वो गुलुए शोर अंगेज, हाय हाय मेरा दफ्तर मेरी मिसलें मेरी मेज़। देखिए ये आम जी जी ऐसे आम सी बात है। चमकती कार फर्राटे से गुजरी जी, गुबारे राह ने करवट बदली, जागा उठा एक दो कदम तक साथ भागा। यही उस्ताद भी मजबूरी, हाँ जी हाँ, यही उस्ताद भी परवानगी भी इस तरह उसकी भी मेरी भी। अच्छा, अब आपने देखा कि एक बिल्कुल रूटीन की बात है, तलुए फ़र्ज़ में कोई भी ऐसी समाजी सतह पर इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि मजीद अमजद ने जो कोई अपनी नज़्म का माल जो है वो एक आम बिल्कुल रूटीन से लिया है और उस मसाले को
एक अदबी फनपारा बना के ऐसे दे। ऐसे तो यहाँ इब्ताल भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब ये कहा जाता है कि हर वाक़या अदब बनने की सलाहियत नहीं रखता, तो इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्या कोई भी कहे। जी जी इसकी मिसाल तो आ गई तलुए फ़र्ज़ की जी जी कि वो फैला फैला मैला 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 दामन। जी अच्छा, गुब्बारे रहने करवट बदली जागा, उठा एक दो कदम साथ तक साथ भागा। यही परवाज़ भी उफ्तादगी भी, उफ्तादगी भी बताए जीत उसकी भी मेरी भी। गुलिस्तां में कहीं भंवरे ने चूसा, चूसा गुलों का रस, गुलों का रस शराबों सा नशीला, कहीं पर घूंट एक कड़वा कसीला, पड़ा एक किसी सड़ते हुए जौहड़ के अंदर आया है, पड़ा एक रेंगते कीड़े को पीना, हाँ, मगर मकसद वही दो सांस जीना, मगर मकसद वही दो सांस जीना। जी। अब जिंदगी की हिचमदानी जिस तरह बता रहा है मजीद हमजा, और उसमें जिंदगी की बालिदगी भी हमें नजर आती है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा कुनूती है और पूरा रजाई है। अच्छा, वो तो जिंदगी पर नजर नजर है, एक नजर है, नजर है। सहर के वक्त दफ्तर को रवा हूँ, हम रहे सद का रवा हूँ, हम रहे सब कुछ उसके साथ चल रहा है और उस पर जो जो नजर उसकी पड़ती है वो उस पर बात करता चला जाता है। तो हमें देखना ये है कि वाकया जो है उसको किस ट्रीटमेंट ने आलमी सतह पर एक मेयार देकर शाहकार बना दिया, और उस वाक़े को जुज़ियात के साथ बयान करते हुए वो जुज़ियात भी हम पे गरा नहीं गुजर। बिल्कुल ऐसे। वो तो अच्छा, हमें तो ऐसा लगता है कि हम पहली दफ़ा उन चीज़ों को देख रहे हैं। फैज़ साहब की मिसाल मैं आपको देता हूँ, और ये नहीं कह रहा कि फैज़ मजीद अमजद से छोटा या बड़ा शायर सर, लेकिन फैज़ साहब जब समाजी मौज़ूआत पर ख़ास तौर और इस तरह के मौज़ूआत पर लिखते हैं तो वो अफसोस ये है कि इंकिशाफ को खबर बना दे, जबकि शेर उलट काम कर। जी ऐसे ही खबर को इंकिशाफ बनाता है, वो खबर को इंकिशाफ बना दे, क्लर्कों की अफसरदा जानों के नाम। अब ये पूरा आप पढ़ जाइए, आपको इसमें शायरी वायरी नज़र नहीं आए, बाकी बातें सारी ठीक लिखी हुई। कोई भी सुबह का अखबार जो है उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन आपका जो पसीने में नहलाए हुए न आए हुए दहकान होते हैं, और लोग होते हैं अपना अपना काम करते हैं, और फैज़ साहब उनका मातम करते। मैं क्लास स्ट्रगल में फैज़ साहब के साथ, लेकिन फैज़ साहब जब पैदावारी रिश्तों को भुला के नज़्म कहते हैं और हुस्न पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक तसन्नो दर आता है। ठीक, मैं सरमद की तरह ये तो नहीं कहता कि फैज़ मुजरे का शायर है, ठीक है, लेकिन फैज़ साहब उस वक्त मामला करते हैं शेर से जब वो अपनी एक ख़ास जो उनके पीछे फ़िक्र कार फरमा है, और वो जिसको हुस्न देने के अहल भी, उस वक्त उनकी शायरी शुरू होती है। कुलियात में नुस्खा वफा में अक्सर नज़में हैं जो स्टेटमेंट की उम्दा मिसालें हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि एक वाक़या अदब बनने की अहलियत या सलाहियत रखता है, तो हम ये तस्लीम कर रहे होते हैं कि इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक़ू पज़ीर होने वाले कितने ही ऐसे लम्हे हैं जो शायरी से भरे पड़े हैं। उन लम्हों को शायरी बनाना हर आदमी का काम नहीं। जी जी, ऐसे में मेरे ख्याल में वारिस अलवी भी यही कहना चाहता है कि मुमकिन है एक वाक़या जो है वो आप भी देखें मैं भी देखूं, या हम दोनों पर पे मुख्तलिफ पेश आए, नज़र हो।
और आप उसको फ़नी सतह पर अदब बनाने की अहलियत रखते हो और मैं नहीं रखता, तो अगर मैं उसको बनाने की अहलियत नहीं रखता तो मुझे उस पर लिखना भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ उन वाक़यात पे लिखना चाहिए जिनको मैं अबदी सच्चाइयों में ढाल सकता हूँ या आला फ़नी सतह पर अदब पारा बना सकता हूँ। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर है लुट लुटा के जो अदब हो चुका वो उसका बड़ी मिक़दार जो है या उसका मेयार जो है वही तय करेगा ना। लुट लुटा के यही होगा जी ऐसे कि हम मुख्तलिफ ज़बानों के क्लासिकी अदब को देख कर एक मेयार मुकर्रर करेंगे, जी हुक्म तो नहीं लगा सकते आप। मुझे इस बयान से कोई हुक्म की बू आई है। वो तो वारिस अलवी के हर जुमले से आती है। ठीक है, वारिस अलवी मैं का हर उनको जुमला बहुत जमादार आदमी समझता हूँ, लेकिन बहुत सारे शायर हैं जो बहुत ताबे फरमान, ख़ास तौर पर तकरीबन नक्कादों के ताबे फरमान तो बहुत सारे शायर। जी जब मजाज ने नज़्म पढ़ी और अली सरदार जाफरी ने उस पर गैर तरकीबसंद होने का इल्ज़ाम लगाया कि ये नज़्म तरकीबसंद नज़्म नहीं रहेगी, तो फैज़ को ये कहना पड़ा कि किसी को तो शायरी करना है। हाँ वही, मैं भी वही कहने लगा था कि जाफरी साहब ने ये कहा कि ये नज़्म जो है ये शायरी बन गई है, तरकीबसंद नहीं रही। तो बात ये है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ थॉट प्रोसेस है कि आपका थॉट प्रोसेस किन वाक़यात को गिरबाल में, छलनी में सिफ्ट करके सॉर्ट आउट करता है और उसके बाद फ़न में उन्हें जगह देता है। क्या बात। जब फ़न में वो राह पा जाती हैं तो तेरे आंचल का परचम खम ना होगा इस जैसी जालिब, हालांकि आपको पता है अक्सर शेर नाराबाजी जी और उनके वो इमाम है मज़ामती अदब के। मैं यहाँ फिर ये कहता हूँ कि ये रवैया है। अगर वारिस अलवी ये कहते हैं ना या इस तरह कहते तो फिर ठीक है। मसलन जेल फैज़ पर भी गुजरी है, जालिब पर भी गुजरी है, लेकिन दोनों पर एक तरीके से नहीं गुजरी। ऐसे ही है। वो जिंदानामा जो निकला है वहाँ से, जी जो जिंदानामा निकली है किताब वहाँ से, वो बिल्कुल और चीज़ है, शायरी का दर्जा ही और है। और हबीब जालिब पर जो जेल गुजरी है जो किसी भी सी क्लास के आदमी पे गुजर सकती जी वो बेईमाना। जी फैज़ साहब की शायरी का मसला ये है, अक्सर शायरी का जो जिंदानामा की बात आप कर रहे हैं कि वो बयान के ज़ुमरे में आ जाए। बड़ी कमाल लाइनें भी हैं उसमें, लेकिन फैज़ साहब पर जेल गुजरी नहीं, जेल में रहने के बावजूद। जालिब पर जेल गुजरी है, जालिब की शायरी पढ़कर जेल से नफरत और फैज़ की शायरी पढ़कर जेल से मोहब्बत हो जाती है। अब आप इसको शायर की कामयाबी भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि फैज़ ने जेल को गलत तौर पर आइडियलाइज किया। नहीं ठीक है, वो तो सब कुछ ऐसे के देखे ना, ये तो शख्सी रवैया है उनका अपना, मतलब शाइस्तगी वाला, ये मतानत वाला, और ये वो तो इनकलाब को भी मुस्कुरा के लाते हैं, तो जाहिर है ये तो उनका अपना एक रवैया है। और जो नहीं, शायर की एक सतह ऐसी आती है जब उसका ज़ाती कुछ नहीं होता, जब वो कागज़ में आ गया है तो कोई उसे ख़रीद के शेल्फ में रखे या ना रखे, ये उसकी अपनी मर्जी है। मसलन फैज़, मैंने उस दिन भी कहा था कि फैज़ हमारे आखिरी क्लासिकी और पहले जदीद शायर हैं जिन्होंने लफ्ज़ियात तो वही रखी लेकिन उनके माना बिल्कुल तब्दील कर दी। जी तो बयान, वाक़या, इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो हुस्न बयां है। ठीक है, अगर तो हुस्न बयां मौजूद है जी तो फिर वेल एंड गुड, वरना फिर वही मसाइल पैदा होंगे जो वारिस अलवी ने कहा है कि हर वाक़या जो है वो अदब बनने की सलाहियत नहीं रखता, या हर आदमी हर वाक़े को अदब नहीं बना सकता। ऐसे ही असल में ये बात है। बहुत शुक्रिया, आपने इस सवाल की ये जिहाद वाज़े की और मुझे और हमारे देखने वालों को रहनुमाई फराहम की। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।